अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज तक़सीम मिरास या मुस्लिम इनहेरिटेंस की ये पहली क्लास है। इस्लामिक इनहेरिटेंस रिसर्च सेंटर की तरफ से एक क्लास कंडक्ट की जा रही है। हम आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ये जो क्लासेस चलेंगी इंशाल्लाह 3 या 3.5 महीने तक आप कंटिन्यू इस क्लास में रहेंगे। ये जो क्लास हैं वो अंडर द सुपरविज़न ऑफ द मल्टीपल स्कॉलर्स के हैं। इसमें डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब हैं, मौलाना अबू खालिद समीउल्लाह फैज़ी साहब हैं, मौलाना के अबू यासिर अमीनुर रहमान उमरी मदनी बेंगलोर से इनका ताल्लुक़ है, मौलाना इजहार अहमद फलाही साहब जामिअतुल फलाह से, और मौलाना मुफ्ती रईस अहमद कासमी साहब भी भोपाल के शहर काजी हैं और मुफ्ती हैं। मेरी आवाज़ सबको आ रही है, किसी को कम आ रही है? जिन लोगों ने ज्वाइन किया है मेरी आवाज़ पहुंच रही है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। क्लियर है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कम आ रही है आपकी आवाज। नहीं, बाकी सारे लोगों को कम आ रही है या किसी एक को कम आ रही है? अभी ठीक आई थी। वो नहीं, शायद मेरे ख्याल से अगर थोड़ा माइक से दूर होंगे आप तो इसलिए कम आ रही है। नहीं, मेरा माइक स्टूडियो माइक है, इंशाल्लाह यहाँ दिक्कत नहीं होगी। अपने साइड देखें सारे लोग। अगर किसी को सर अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है आवाज। आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। ठीक है, मतलब नॉर्मल, मतलब ठीक है आवाज। ठीक ठीक है, शुरू करते हैं। अभी 1 मिनट का टाइमिंग दें, बाहर दरवाजे पे कोई है अभी। तो 21 आई थिंक 7 लोग थे ग्रुप के अंदर, 13 लोगों ने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तकसीम मिराज के बारे में कुरान करीम में जो डिस्कशन है वो सारे मैं डिटेल आप लोगों को भेज चुका हूँ। आयत करीमा 11, 12, 11, 12 और 176। आयत नंबर 11 के अंदर सारे शेयर्स के बारे में है, 12 आयत करीमा के अंदर है, और 76 3 आयत करीमा के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद है। एंड लास्ट जो आयत है सूरह निसा की यस्तफ्तूना का, उसमें भी डिस्कशन किया गया है कौन सी आयत करीमा के अंदर किस किस वारिस का डिस्कशन है। आयत करीमा के अंदर 11 के अंदर यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इस आयत करीमा में जो डिस्कशन किया गया है वो किड्स के बारे में किया गया है, यानी औलाद के बारे में किसके क्या शेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। दूसरा डिस्कशन इस आयत करीमा में किया गया है कि मदर के यानी माँ के शेयर्स कितने हैं, और फादर के बारे में डिस्कशन किया गया है। किड्स के अंदर औलाद में सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, ग्रांड सन हो सकता है, ग्रांड डॉटर हो सकता है, और ग्रेट ग्रांड डॉटर और ग्रेट ग्रांड सन हो सकता है। बेटी की जो औलादें हैं वो इस आयत करीमा में डिस्कशन नहीं है, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। इसका डिस्कशन करेंगे जिसको ज़बिल आराम या किंड्रेड कहा जाता है। तो जिन लोगों के हिस्से फिक्स्ड हैं, फिक्स शेयरर हैं या कुरानिक शेयरर हैं,
जिनके फिक्स्ड फ्रैक्शनल रेशियो प्रेजेंट हैं, वो आयत करीमा 11 के अंदर मदर का हिस्सा कितना है, फादर का हिस्सा कितना है, अभी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिलहाल अभी ये इतना डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, कौन सी आयत करीमा में डिस्कशन किया गया है, औलाद के बारे में, मदर के बारे में और फादर के बारे में, आयत नंबर 11 के अंदर। आयत नंबर 12 के अंदर जो डिस्कशन किया गया है, वलकुम निस्फु मा तरक का जो यहाँ से शुरू होती है, इसमें डिस्कशन है हस्बैंड के बारे में, शौहर के बारे में डिस्कशन किया गया है, वाइफ के शेयर के बारे में डिस्कशन किया गया है, और इसके अंदर मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर के बारे में डिस्कशन किया गया है। मैटरनल ब्रदर और मैटरनल के सिस्टर के बारे में नाम तो क्लैरिटी के साथ इस आयत करीमा में नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड, यानी 95% से ज़्यादा स्कॉलर इस बात पे इजमा रखते हैं कि ये जो आयत करीमा है, व इनकान रजुल यूरसु कलालतन अब इमरातुं वलहु अखुन औ उख्तुं, ये आयत करीमा जो है ये मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर के रेस्पेक्ट में है। आयत नंबर 176 के बारे में जो डिस्कशन है वो रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, सगा भाई सगी बहन, और अगर रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर एग्जिस्ट ना करते हो तो ये सेम कंडीशन एप्लीकेबल है पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर के बारे में। ये जितने भी शेयरर्स हैं, इनमें से दादी और नानी का हिस्सा क्लैरिटी के साथ में कुरान करीम में नहीं है, वो हदीस मुबारक के अंदर है, जो हम टाइम टू टाइम आपको भेजते रहेंगे, या आप यहाँ से इसको IIRC.RG पे जाने के बाद इस मुबारक में आप चले जाएंगे और यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि दादी और नानी के हिस्से कितने हैं, जिसका डिस्कशन अभी थोड़ी देर में किया जाएगा, वो हदीस मुबारक के अंदर है। इसी तरीके से बेटी की मौजूदगी में पोती का, स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको मेरी भाई? मेरी स्क्रीन सबको डिस्प्ले हो रही है? जी हाँ, जी हाँ। विजिबल है। विजिबल है। जिनको डिस्प्ले नहीं हो रही वो दोबारा से कनेक्ट करके प्लीज। ठीक है। बेटी का डिस्कशन आयत नंबर 11 में डिस्कशन है, लेकिन बेटी के साथ में पोती का डिस्कशन नहीं है, ये भी हदीस मुबारक से क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। कितने तरह के इनहेरिटर्स मौजूद हैं, उनको कितने कितने शेयर्स जाते हैं, इस वेबसाइट से उस किताब को डाउनलोड किया जा सकता है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी सुबह किताब भेज चुका हूँ, यहाँ जाने के बाद फाउंडर एंड ऑथर के अंदर इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इस बुक को यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो रीड कर सकते हैं। इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या इस्लामिक कानून वरासत, इसके अंदर इनहेरिटर्स की जो लिस्ट दी गई है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम कुरानिक एयर्स या शेयर्स के नाम से जानते हैं, बट जो अरबिक आप टर्मोलॉजीज के अंदर उसको जबिल फरूज के नाम से जानेंगे। यानी पहली कैटेगरी आपके पास ये, एंड ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यही है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे तो उसका ऑर्डर भी यही रहेगा। तो जबिल फरूज वो हैं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, चाहे वो कुरान करीम से मिलते हों या हदीस मुबारक से मिलते हों। इसके अंदर कितने
मेल आते हैं, कितने फीमेल आते हैं? इसके अंदर 4 मेल हैं और 8 फीमेल हैं, जिसका डिस्कशन अभी करेंगे। सेकंड नंबर के जो इनहेरिटर्स हैं, जिसको रेसिडुअरी कहा जाता है, उसको असबात के नाम से जाना जाता है। असबात की भी एक लिस्ट है, उलमा इकराम ने जो दी है। और जबिल फ्रूज की जो लिस्ट है वो प्री डिफाइंड है इन दी कुरान एंड दी हदीथ। इनके अलावा जो लोग बच जाते हैं, जिनके नाम इस लिस्ट में भी नहीं आते और इस लिस्ट में भी नहीं आते, वो जबिल अरहाम की कैटेगरी में किंड्रेड, डिस्टेंट किंड्रेड के नाम से जाने जाते हैं। एक बुक आपको दी जा चुकी है, धीरे धीरे इसको हम पढ़ते रहेंगे और हर जब सवाल करेंगे इसको यूज़ करते रहेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगी। इसमें इतना टफ पार्ट नहीं है इसको समझना। जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसको, किताब को हम फॉलो करेंगे ताकि हमें इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े। मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह मेमोराइज होती चली जाएगी। मेल के अंदर जबिल फ्रूज या जिसके हिस्से फिक्स्ड हैं या प्री डिफाइंड हैं, उसमें केवल 4 लोग हैं। हस्बैंड का जिक्र है, वालिद का जिक्र है, दादा का जिक्र है और मैटरनल ब्रदर। मैटरनल ब्रदर का मतलब हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें मदर सेम हो बट फादर क्या हो, डिफरेंट हो। किसी शख्स ने किसी औरत से शादी किया, उसको पहले से मेल या फीमेल बेबी मौजूद था, और जब उससे शादी की गई तो एक मेल फीमेल और बेबी को आ जाता है। तो अब ये जो बहन भाई हैं, जो पहले से शादी करने से पहले जो मेल और फीमेल थे, किड्स थे, और ये शादी करने के बाद जो किड्स हुए हैं, ये दोनों क्या बन जाएंगे, मैटरनल ब्रदर और सिस्टर बन जाएंगे। यानी यहाँ पर आपके पास किसी शख्स ने शादी किया, जिससे शादी किया उसके पास पहले से S1 मौजूद है, उसके पास S1 और D1 दो किड्स मौजूद हैं, S1 और D1। ये आपस में रियल ब्रदर, ये रियल, अगर ये आपके पास एस, इसमें अगर दो हम ले लेते हैं, S1 S2 और D1 D2, तो ये आपस में रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर हैं। इसका जो पहला जो शौहर है, यानी इसका जो H1 है, इसकी डेथ हो जाती है या इसने इसको तलाक दे दिया है। अब ये जो वाइफ थी इसकी, इसने शादी जो की वो H2 से शादी की है, हस्बैंड से। और जब शादी की इसने, तो ये इसके पहले से 1 2 3 4 बेबी हैं, और फिर इससे और इन दोनों से जो औलाद पैदा होती हैं, लेट से वो S1 डैश होता है और D1 डैश होता है। तो ये S1 डैश और D1 डैश ये आपस में रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर हैं, लेकिन इनकी इनके साथ में जो रिलेशन है वो क्या होगा, मैटरनल ब्रदर का एंड मैटरनल सिस्टर का। ये सबको क्लियर हो गया जो मैंने समझाया अभी? माँ शरीक, भाई और बहन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? क्लियर है। फीमेल के अंदर 8 फीमेल का डिस्कशन है, कुछ किताबों में 9 का डिस्कशन है। इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया जाता है, यानी पैटर्नल मदर को और मैटरनल ग्रांड मदर को और पैटर्नल ग्रांड मदर को। तो 8 भी किसी किताब में लिखा हुआ है, किसी के अंदर 9 भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे वाइफ, मदर, बीवी का, माँ का, बेटी, पोती, सगी बहन, सौतेली बहन, माँ शरीक बहन, दादी और नानी,
तो ये वो लोग हैं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं कुरान करीम में या हदीस मुबारक के अंदर। इनके अलावा जो अब बचते हैं वो रेसिडुअरी कहलाते हैं सेकंड कैटेगरी में। रेसिडुअरी में तीन तरह के इनहेरिटर्स हैं। ये जो नाम है इनसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे आपको मेमोराइज इंशाल्लाह हो जाएंगे। 3 साढ़े 3 महीने की क्लास चलेगी। ये सब कुछ आसान है, टफ नहीं है। और दीन व युस्र, दीन आसान है तो इनहेरिटेंस भी आसान ही है। प्रॉब्लम ये है कि मदारिस के अंदर अक्सर मैथमेटिक्स की कमी है, जिसकी वजह से जो है इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी उलझन पैदा हो जाती है। तो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स को केवल एडिशन करना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर घटाना है। उसी का ही डिवीज़न है, उसी का ही मल्टीप्लिकेशन है। तो जो कॉलेज से फारिग हैं, स्कूल से फारिग हैं, उनको मालूम है कि वो इतना टफ पार्ट नहीं है, आसान पार्ट है। तो आशाबाद। जी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। डिस्टर्ब इंटरनेट है। हाँ, हाँ, आपकी ये नेटवर्क जैसे ना इंटरनेट। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जा रही है सर। आवाज़ कट कट के हेलो। आ रही है। आवाज़ आपकी ब्रेक होकर आ रही है। अभी आवाज अभी जी बोलें। प्लीज थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। मेरी आवाज़ ठीक है, आप लोग अपनी आवाज़ देखिए उस साइड के अंदर। बाकी सारे लोगों को आवाज़ कम आ रही है मेरी क्या? किस किस को आवाज़ कम आ रही है भाई? ठीक है, सर बराबर आने का। जी शायद क्लियर है। बीच में तो 3 है भाई जो है दोबारा से समझाइए। आपकी आवाज़ ब्रेक होकर आ रही है, इस क्लास में समझाना मुश्किल होगा। आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर लें क्लास के बाद 10:30 बजे। जिनके यहाँ से साउंड सिस्टम ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ लें तो ठीक है। लेकिन बीच में आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है तो फिर क्लास के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी फिर समझाने में। आप मुझे डायरेक्टली 10:30 पे कॉल कर लें जिनकी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं मुफ्ती मोहम्मद असलम मदरसा मीनिया से। जी जी। आपसे जो है कुछ किताबें मंगाई थी मैंने बच्चे को भेजकर। जी जी। वो तकसीम कर दिए, बच्चे मुताला फरमा रहे कर रहे हैं उनका। तो मैं पूछना चाह रहा था जो अभी ये जो सबक चल रहा है कौन सी किताब में से है? ये जो आपको भेजी गई थी किताब उसमें से भी है। अच्छा अच्छा। मैं 10:30 बजे मुझे कॉल कर लीजिए, क्लास अटेंड करते रहिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह ठीक। ठीक ठीक। सवालात का जो टाइमिंग है वो 10:15 बजे के बाद रखें, दस दस ठीक है एक सर। मिनट का, ताकि प्रॉब्लम होगी फिर क्लास का शेड्यूल चेंज हो जाएगा सारा। ठीक है सर, ठीक सर, अब तो सबक चल रहा है। जो रेसिडुअरी हैं या असबात हैं वो तीन तरह के होते हैं। असबाबी गैरी, जी। असबाब गैरी, असबाबी नफसी। कौन कौन आते हैं इसका डिस्कशन धीरे धीरे इंशाल्लाह हो जाएगा। असबाबी गैरी के अंदर बेटा बेटी के साथ हो, पोता पोती के साथ हो, सगा भाई सगी बहन के साथ हो, या सौतेला भाई सौतेली बहन के साथ हो। अपना माइक्रोफोन प्लीज़ बंद कर दें, माइक्रोफोन। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें बाद में। तो असबाबी गैरी के अंदर बेटा बेटी की शक्ल हो सकती है, पोता पोती की हो सकती है, पड़पोता पड़पोती की हो सकती है, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन। और असबा माँ गैरी के अंदर बेटी या पोती के साथ में सगी बहन या सौतेली बहन होगी तो वो असबा माँ गैरी की कैटेगरी में आएगी। हमें इन टर्म्स को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत सा होता है कि भाई अजीब से टर्म है, तो इस पे फोकस अभी ना करें इतना। वो इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो सब हल होता चला जाएगा। असबाबी नफसी में ये चार कैटेगरी हैं, जिसमें बेटा पोता पड़पोता है, बाप दादा परदादा है, सगा भाई है, सौतेला भाई है, सगे भाई की औलाद है, सौतेले भाई की औलाद है, सगे चचा हैं,
फिर सौतेले चचा हैं, सगे चचा की औलाद है, और सौतेले चचा की औलाद है। ज़विल अरहम के ऊपर हम कोई डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। केवल इतनी ही कैटेगरी याद रखनी है अभी, ज़बिल फ्रूज की और असबात की, ये धीरे धीरे इंशाल्लाह आती रहेंगी। इसको एकदम से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर इसको याद करते हैं तो हम ये उलझ जाते हैं कि इसका कितना शेयर है। वो इंशाल्लाह जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे इस किताब को पलट के हम देखते रहेंगे। जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो तकसीम मिरास करने की नौबत आती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस का तरीका सीखें, यानी तकसीम मिरास को कैसे किया जाए, और ये अमल जो आएगा वो मरने के बाद आएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि तकसीम मिरास कर दिया जाए ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जब हम क्लास लेते हैं तो आप लोगों की तरफ से आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये गिफ्ट क्या है, विल क्या है, और तरका क्या है। तो इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ने से पहले, तरके की तकसीम करने से पहले, हमें इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो गिफ्ट है वो है हिबा, जिसको आप अपनी जिंदगी में कोई शख्स दूसरे को दे सकता है। गिफ्ट हम अपनी औलाद को भी दे सकते हैं, और इसके अलावा बाकी लोगों को भी दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रेफरेंस दे रखे हैं सही मुस्लिम से और तिरमिज़ी से और हदीस की किताब के अंदर ही मौजूद हैं कि जब अपनी लाइफ के अंदर आप अपनी औलाद को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, हदिया देना चाहते हैं, तोहफा देना चाहते हैं, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी वो सन हो या डॉटर हो, यानी बेटा हो या बेटी हो, जिंदगी में अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप अपनी औलाद को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, हदिया देना चाहते हैं, तो दोनों के अंदर बराबर दें, दोनों के अंदर बराबर दें। इसकी हदीस मुबारक की रेफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं, और मशहूर हदीस है नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की। किसी में ग़ुलाम का डिस्कशन है, किसी में ग़ुलाम का नहीं, किसी चीज़ का डिस्कशन है, कि उनकी जो बीवी हैं उनको भेजते हैं कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाइए और आप उनको गवाह बना लीजिए कि ये चीज़ या ये ग़ुलाम आप अपने इस स्पेसिफिक बेटे को देना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या आपने ऐसा तोहफ़ा या ऐसा ग़ुलाम अपने बाकी औलादों को दिया है? तो नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मैं जुल्म का गवाह नहीं बनूंगा। कुछ हदीस मुबारक के अंदर ये है कि जिसको तोहफ़ा दिया है वो वापस ले लो। तो यहाँ से उलमा इकराम एक रूल निकालते हैं कि ज़िंदगी में जब अपनी औलाद के बीच में कुछ गिफ्ट दिया जाए तो वो क्या दिया जाए, बराबर दिया जाए, इक्वल दिया जाए। बट कुछ केसेस में उलमा इकराम की राय ये है कि हम उसमें कुछ कंडीशन के तौर पे कमी बेशी कर सकते हैं। जैसे किसी एक बच्चे को आपने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया है और वो लाइफ में सेट हो गया है। एक बच्चा जो है अभी 8th क्लास के अंदर है, जो पढ़ाई कर रहा है, और आपकी हालत नाजुक है, आपको ये लगता है कि कभी भी वक्त आ सकता है, आपकी बैंक के अंदर 8 या 10 लाख रुपए का अमाउंट है, तो आप इन दोनों बच्चों को बुला के, जो कि डॉक्टर बन चुका है, जो कि 8वीं क्लास के अंदर, इनकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ा लिखा दिया है, आपको सेटअप कर दिया है, दूसरे बच्चे की तालीम की जो जिम्मेदारी है वो मेरे बाद आप पे आयद होती है। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से 2 लाख आपको दे दूँ और 8 लाख इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दूँ, तो ये वालिद कर सकता है। इसमें उलमा इकराम कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। बट हदीस मुबारक के अल्फाज ये हैं कि जब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इक्वल करें, ताकि उनके बीच में आपके जाने के बाद बीच में टेंशन या इख्तलाफ पैदा ना हो। मेरा जो टॉपिक है वो गिफ्ट का नहीं है, मेरा जो टॉपिक है वो विरासत की तकसीम कैसे की जाए, इस पे मैंने 7 साल रिसर्च की है।
और जिन उलमा इकराम के नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, उन्होंने मेरी किताबों को रिव्यू किया है और रिमार्क्स लिखे हैं। तो मेरा जो डिस्कशन रहेगा वो तकसीम मिरास की तरफ ही रहेगा। फिलहाल इसमें जो कि क्वेश्चंस आते हैं कि गिफ्ट का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हमने ज़िंदगी में तरका तकसीम कर दिया है। ये तरका नहीं है, ये गिफ्ट है जो आपने अपनी ज़िंदगी में दिया है। दूसरा चीज़ है विल। विल के बारे में भी मैंने आपको हदीस मुबारक आज भेज दी थी, कल भी भेजी थी, कि विल हम नहीं कर सकते उन लोगों के बारे में जिनके हिस्से कुरान करीम में या अहादीस मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने फिक्स्ड कर दिए हैं। यानी वारिसीन के लिए कोई वसीयत एप्लीकेबल नहीं है। इनके रेफरेंसेस इन अहादीस मुबारक के अंदर मौजूद हैं। वसीयत हम वारिसीन के अलावा कर सकते हैं, या किसी को शेयर नहीं मिल रहा है, जैसे सौतेली माँ का कोई हिस्सा नहीं है, उसके लिए वसीयत की जा सकती है। आपके बेटे की मौजूदगी में आपके पोते का कोई हिस्सा नहीं है, बेटा अगर जिंदा है तो पोते का कोई हिस्सा नहीं है, आप पोते के लिए वसीयत कर सकते हो। वसीयत कितनी की जा सकती है, इसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट शरीयत के अंदर है, वो मैक्सिमम हम कर सकते हैं 1/3, 1/3 माल की हम वसीयत कर सकते हैं। ये वसीयत आप अपनी ज़िंदगी में लिखेंगे, लेकिन वसीयत जो इम्प्लीमेंट होगी वो आफ्टर डेथ, आपकी डेथ के बाद वसीयत अप्लाई की जाएगी। वसीयत को ज़िंदगी में लिखा जाएगा। गिफ्ट आप ज़िंदगी में ही खरीदते हैं, ज़िंदगी में ही देते हैं। वसीयत आप अपनी ज़िंदगी में लिखते हैं। वसीयत उन लोगों के लिए नहीं है जिनके हिस्से शरीयत के अंदर फिक्स्ड हैं, प्री डिफाइंड हैं। वसीयत जिसको की जा सकती है वो इन लोगों के अलावा हम कर सकते हैं, मदारिस को कर सकते हैं, मस्जिद को कर सकते हैं, किसी और फलाई काम के लिए कर सकते हैं, बट उसको हम अपनी ज़िंदगी में लिखेंगे। वसीयत को अपनी ज़िंदगी में हम राइट करेंगे, लिखेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन आपकी डेथ के बाद होगा। क्या विल पूरे माल पे अप्लाई हो जाएगी या किस पर होगी, इसका डिस्कशन आगे अभी हम करते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो तरका है या इनहेरिटेंस है। आपकी मौत के बाद या किसी भी शख्स की मौत के बाद, चाहे वो मर्द मरे या औरत मरे, जब कभी भी कोई शख्स मर जाता है तो उसका कमाया हुआ सारा माल, उसकी कार, कोठी, बंगला, गाड़ी, हीरे जवारात, और वो ज़मीन जो कि खेती की ज़मीन है, यानी जो फार्मिंग लैंड है वो भी। कुछ लोग ये कर लेते हैं कि फार्मिंग लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो सरासर गलत है। एक शख्स मरा, उसने जितना कुछ भी छोड़ा है, वॉट एवर, चाहे वो आज की डेट में डिजिटल करेंसी की शक्ल में हो, शेयर्स की शक्ल में हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में था, वो प्रोविडेंट फंड की शक्ल में हो, या उसकी कोई गवर्नमेंट की स्कीम थी जो कि चल रही थी, जो भी उसके फ़ायदे उसको सरकार से मिल रहे थे, तो जो भी शक्लें हो सकती हैं, जो उसने कमाया, जो उसको गिफ्ट मिले, या जो उसको विरासत अपने बाप दादा से मिली, या वो मरने उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो ये सारी जो उसकी प्रॉपर्टी थी, इसके ऊपर आपके पास उसके मरने के बाद ये उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, इनहेरिटेंस बन जाती है, पूरा तरका बन जाता है। लेकिन क्या इसमें से इमीडिएटली हम वारिसों को तकसीम कर दें? इसके लिए एक ऑर्डर शरीयत ने डिफाइन किया है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो सबसे पहले उसका कफन दफन किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसके ऊपर जो कर्ज होगा, उस कर्ज को निकाला जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे की नमाज पढ़ाते थे तो ये पूछ लिया करते थे, क्या इस शख्स के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, और अगर उस पर कर्ज होता तो आप कभी इरशाद फरमाते कि आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ लें, अपने भाई की नमाज पढ़ लें। या कोई शख्स ये कहता है कि मैं इसका कर्ज अदा कर दूंगा, तो आप फिर दोहराते कि आप पूरा पूरा अदा कर दोगे? तो आवाज़ आती, हाँ मैं पूरा पूरा अदा कर दूंगा, तो आप उसके जनाजे की नमाज पढ़ाते। इसका मतलब ये हो गया कि कर्ज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले कफन दफन किया जाएगा, उसके बाद कर्ज की अदायगी की जाएगी, तीसरे नंबर पर विल आती है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद जो भी एसेट थे उसकी कॉस्ट निकाल के विल अदा कर दी जाए, तो तीसरे नंबर पर विल आएगी।
और चौथे नंबर पर तरके की तकसीम होगी। सपोज कर लीजिए कि कोई शख्स मरता है और उसकी टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, बहुत कुछ हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, हम छोटा सा एक अमाउंट लेते हैं कि कोई शख्स मरता है, उसका जो अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, जो भी उसने छोड़ा। उसके कफन दफन के ऊपर एज्यूम कर लीजिए कि 10,000 रुपये उस शख्स के कफन दफन पे खर्च हो जाते हैं। उसके ऊपर जो कर्ज है वो 30,000 रुपये का है, और जो शख्स मरा है उसने मरने से पहले एक वसीयत की थी कि 25,000 रुपये फला मदरसे को दे दिए जाएं या यतीम खाने को दे दिए जाएं। अब इनहेरिटेंस अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करें? क्या जो विल की गई है, क्या ये विल सही है या गलत है, ये कैसे चेक करें? क्योंकि कफन दफन पे तो खर्च होना है, ये 10,000 रुपये खर्च हो गया, किसी का कर्ज था, ये लिखा हुआ है उसके पास डायरी के अंदर, या किसी ने कहा कि आपके वालिद के ऊपर मेरा इतना कर्ज था जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, या किसी गवाह, किसी की गवाही में, किसी की निगरानी में दिया गया होगा। लेकिन विल जो उसने लिखी है, ये डॉक्यूमेंट तो लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन क्या ये विल सही है 25,000 रुपये की, क्या ये गलत है, इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर इनहेरिटेंस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। विल कैसे कैलकुलेट की जाए? तो विल के लिए क्या फार्मूला है? विल के लिए फार्मूला ये है कि जो टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपए, उसमें से कफन दफन पे जो खर्च किया गया 10,000 रुपये का खर्च किया गया, और जो उसके ऊपर कर्ज था वो 30,000 रुपये का था। इन दोनों एक्सपेंस को कफन दफन के ऊपर जो किया गया और कर्ज की जो रकम है और कफन दफन की जो रकम है उसको निकाल दीजिए। तो 1 लाख में से, ये स्लो स्लो हम इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ लोग तो ठीक हैं, कॉलेज से पास आउट हैं, कुछ लोग वो भी हैं जो मदारिस के हैं, ताकि समझने में आसानी हो सके। ये 40,000 रुपये आ गया इसको जोड़ने के बाद। तो 1 लाख में से 40,000 घटाएंगे तो ये 60,000 आया, और 60,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे तो 20,000 आया। यानी मरने वाले की जो टोटल प्रॉपर्टी थी, कार कोठी वॉटेवर जो भी उसने छोड़ा था, उसकी जो टोटल रकम बनती थी सब कुछ मिला के वो 1 लाख बनती थी। 1 लाख में से 10,000 कफन दफन पे खर्च हुआ, 30 कर्ज था उसके ऊपर, 40,000 हो गया। तो 40,000 को 1 लाख में से घटाते हैं, 60,000 बचते हैं। और वसीयत उसने कितनी कर दी? 25,000 की। लेकिन क्या 25,000 की वसीयत ठीक की उसने? कितने की वसीयत होनी चाहिए? 20,000 रुपये की। यानी उसकी की गई वसीयत ठीक नहीं है, उसको हमने कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। कितने पर? 20,000 के ऊपर। लेकिन अगर सारे वारिसीन एग्री हो जाएं कि भी 25,000 दिया जा सकता है, तो उलमा इकराम कहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। अगर सारे एग्री हैं, अगर उसमें से एक भी एग्री नहीं है, तो फिर वसीयत जो होगी केवल 20,000 रुपये की ही होगी। तो वसीयत जो है बराबर हो 1/3 की या 1/3 से कम की हो सकती है। यानी अगर वो 18,000 की वसीयत करके जाता तो ठीक था, कम करने की जरूरत नहीं थी। अब 25,000 कर गया, दैट्स वाई 5,000 रुपये हमने कम करना पड़ेगा, 20,000 हो गई। अब जो तरके का जो अमाउंट है वो कैसे निकाला जाए, जो वारिसीन में तकसीम होगा? इसके लिए टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट जो भी उसका था, 1 लाख रुपए उसकी मालियत थी उसके मरने के बाद, उसमें से आपने 10,000 रुपये कफन दफन के निकाल दिए, 30,000 रुपये आपने कर्ज के निकाल दिए, और 20,000 रुपये आपने किसके निकाल दिए?
वसीयत के निकाल दिए। तो हम देखते हैं कि 1 लाख में से कितने रुपए निकल गए? 10 और 30 40 और 20 60। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस अमाउंट यानी तरके की जो रकम निकली है, कितनी निकली है? 40,000। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पता कर लें। ये जो अभी किया गया, इसमें किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, सबसे पहले कफन दफन और कर्ज की रकम को निकाला जाएगा। जब वो निकल जाएगी तो वसीयत निकाली जाएगी उस पे 1/3, और तीनों रकम को माइनस कर दिया जाएगा उसकी पूरी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी की रकम थी, सब कुछ मिलाकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 लाख पे नहीं, 40,000 वो रुपए हैं जो उसके वारिसीन में तकसीम किए जाएंगे। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो, कोई समझ नहीं आया हो जो कैलकुलेशन बताया गया है, तो सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी का कोई सवाल तो नहीं? भी सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये चीज़ हर एक की मौत के बाद निकलनी ही निकलनी है। कोई कह सकता है जी मेरे पास कर्ज नहीं था, मैंने वसीयत भी नहीं की थी, लेकिन कफन दफन का खर्च हुआ होगा उसको निकालने के बाद। अगर मान लो ये भी ज़ीरो हो जाता और ये भी ज़ीरो हो जाता, ना की होती, तो कफन दफन के निकालने के बाद जो है, इसमें 10,000 का अमाउंट खर्च हुआ था तो 90,000 किस में हो जाता? वारिसीन में तकसीम कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक सवाल लेते हैं, ताकि 40,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्लास ख़त्म होने में 10-15 मिनट बाकी हैं, लेकिन हो सकता है कि 20 मिनट भी हमें लग जाएं सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि हफ्ते में एक दिन क्लास होनी है और पहला पार्ट दिन था, इसलिए कुछ चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन हो गया कि कौन सी आयत करीमा में किसका डिस्कशन है। यहाँ पे एक सवाल है, इससे इंशाल्लाह सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कि एक शख्स की मौत होती है, एक शख्स की मौत हो जाती है, और जिसकी मौत होती है वो कौन है? हस्बैंड है, शौहर है। उसने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है, अपने वालिद साहब को छोड़ा है, अपनी बीवी को छोड़ा है, अपना एक बेटा और एक बेटी छोड़ी है। तो अगर हम ये मान लें ये वही शख्स है जिसने 1 लाख रुपए छोड़े थे, और कफन दफन कर्ज और वसीयत के बाद 40,000 रुपये बचे हैं जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो अब 40,000 बचे हों या 4 करोड़ बचे हों, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका वही रहेगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमने 4 स्टेप फॉलो करने हैं। वो 4 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले, जब कभी भी किसी शख्स की डेथ हो, कोई सवाल आपसे पूछे, आप जब इंशाल्लाह सीख जाएंगे क्लास लेने के बाद, तो आप उसकी डेट ऑफ डेथ पता करें कि कब उसकी मौत हुई थी। क्योंकि मल्टीपल जब लोग मर जाते हैं तो अगर डेट आगे पीछे उनकी डेट हो जाए तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत पैदा हो जाती है। फिर जब कोई शख्स मरा तो उसके वारिसीन कौन थे? दूसरा शख्स मरा तो कौन सी डेट में मरा? हमारे पास एक ही डेथ है, सिंगल डेथ है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? इस सवाल के सॉल्यूशन में इसमें 4 स्टेप्स हैं, सुकून से आप लोग देखेंगे। कोई स्टेप समझ में नहीं आएगा तो आप पता करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हम ये लिखेंगे कि वारिसीन कौन है, क्योंकि तो क्लियर सवाल था, क्योंकि लोगों के बड़े बड़े 2-3 पेज के सवाल आते हैं। स्टेप 1 में हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। जो लोग उर्दू में लिखना चाहते हैं, वारिसीन की लिस्ट और उनके हिस्से। वारिसीन की लिस्ट और उनके हिस्से। कौन कौन वारिस है? माँ, बाप, बीवी, बेटा, बेटी। मदर, फादर,
वाइफ, सन और डॉटर। अब जो किताब आपको दी गई थी उस किताब को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। माँ के बारे में देखते हैं, ये किताब ये रही। शेयर ऑफ मदर में चले जाते हैं यहाँ पे। शेयर ऑफ मदर, माँ का हिस्सा कितना होगा? औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 होता है। औलाद में चाहे बेटा हो, पोता हो या पड़पोता हो, तब भी माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/6। या औलाद में बेटी, पोती, पड़पोती हो, तब भी हिस्सा कितना होगा माँ का? 1/6। तो हमारे इस केस में माँ का जो हिस्सा है औलाद की मौजूदगी की वजह से 1/6 है। और ZF का मतलब है जबिल फरूज, जिसके हिस्से फिक्स्ड हैं कुरान करीम के अंदर या हदीस मुबारक के अंदर। तो यहाँ पे माँ कौन सी कैटेगरी में आती है? माँ आती है जबिल फरूज में। ZF का मतलब प्राइमरी एयर्स या जबिल फरूज। धीरे धीरे इंशाल्लाह टर्मिनोलॉजी याद हो जाएगी। माँ का हिस्सा 1/6 है। क्यों है? ड्यू टू किड्स, औलाद की मौजूदगी की वजह से। अगर औलाद में बेटा होता तब भी 1/6 होता, बेटी होती तब भी 1/6 होता, औलाद ना होती तो 1/3 होता। वालिद साहब का हिस्सा भी औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। ये भी जबिल फरूज कहलाता है। वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं वैसे। एक कैटेगरी वालिद साहब की ये होती है कि उनको 1/6 मिलता है जब केवल बेटा, पोता या पड़पोता हो, और उनको 1/6 प्लस रेसिड्यू भी मिलता है। पहला है कंडीशन, वालिद साहब को 1/6 मिलेगा अगर औलाद में बेटा, पोता, पड़पोता मौजूद है। अगर औलाद में केवल फीमेल हैं, यानी बेटी, पोती और पड़पोती, तो वालिद साहब को 1/6 जाता है एज ए जबल फ्रूज के तौर पर, यानी फिक्स शेयर के तौर पे। और अगर बहुत सारे जबल फ्रूज हों, उनको बांटने के बाद अगर बच जाता है, कैसे बचेगा अभी देखेंगे, बच जाता है तो फिर वो वालिद साहब को चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे केस में सन भी मौजूद है और डॉटर भी मौजूद है। अगर ये सन नहीं होता तो वालिद साहब को 1/6 भी मिलता और बचा हुआ भी शेयर मिल जाता। लेकिन यहाँ पे बेटे की मौजूदगी से वालिद साहब को केवल 1/6 जाएगा। लेकिन अगर किसी मरने वाले की औलाद ना होती तो वालिद साहब को सबसे बाद में जाता, यानी बचा हुआ हिस्सा। यानी फिर वो जबिल फरूज नहीं बनते, वो क्या बनते? असबा बन जाते, यानी रेसिडुअरी बन जाते। औलाद की मौजूदगी में वालिद साहब जबिल फरूज हैं, इनको 1/6 जा रहा है ड्यू टू सन होने की वजह से। अगर बेटी होती तो 1/6 भी मिलता प्लस रेस्ट भी मिलता अगर बच जाता तो। वाइफ का हिस्सा कितना होगा? वाइफ हमेशा ZF ही होती है, इसकी कोई दूसरी कैटेगरी होती ही नहीं है। वाइफ के दो ही तरह के हिस्से हैं, या तो इसको 1/8 मिलेगा या 1/4 इसको मिलेगा। तो औलाद की मौजूदगी में वाइफ का जो हिस्सा है 1/8 है, और औलाद ना हो तो इसका हिस्सा 1/4 है। तो यहाँ पर ये रहा वाइफ का हिस्सा। वाइफ का हिस्सा 1/4 है। अगर कोई औलाद नहीं है और औलाद में से कोई भी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, एक या एक से ज़्यादा हो, तो वाइफ का हिस्सा 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से वाइफ का जो शेयर है वो कितना हो गया? 1/8 हो गया। तो वाइफ का हिस्सा हो गया 1/8 हो गया। जब बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करती हूँ, एक साथ मौजूद हूँ, तो इनकी कैटेगरी होती है असबा बी गैरी। इसलिए मैंने कहा था कि इस पे ज़्यादा टेंशन ना लें, ये आसान है। रेसिडुअरी हैं, यानी इनको बचा हुआ जाएगा। और जब बेटा और बेटी होते हैं तो इनको कहा जाता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग असबा बी
गैरी ही, बेटा बेटी हो या पोता पोती हो, सगे भाई सगी बहन हो या सौतेला भाई सौतेली बहन हो। तो हमने सब कुछ कैटेगराइज कर लिया यहाँ पे। और कैटेगराइज करने के बाद अब इसको जो आर जाएगा, इस आर में इसको कितना मिलेगा, 2:1 मिलेगा। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बेटे को कितने हिस्से हैं, 2 शेयर जाएंगे, यानी सन को जो जाएंगे वो 2 शेयर जाएंगे, किसको, ये सन को जाएगा। और 1 शेयर जो जाएगा ये किसको जाएगा, डॉटर को जाएगा। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये स्टेप नंबर 1 को हमने अच्छी तरीके से लिखना है। ये 1/8 क्यों मिला वाइफ को, ड्यू टू किड्स, औलाद की होने की वजह से। पहला स्टेप सही होगा तो इंशाल्लाह बाकी सारे ठीक हो जाए। स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में अहादीस मुबारक के अकॉर्डिंग सही बुखारी के अंदर मल्टीपल टाइम्स हदीस आई कि सबसे पहले उनके हिस्से दे दिए जाएं जो कि जबिल फ्रूज हैं। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फ्रूज, यानी प्राइमरी ईयर्स, जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनके हिस्से पहले दे दिए जाएं। तो यहाँ पर कौन कौन प्राइमरी ईयर्स के अंदर है, मदर है, वालिद साहब हैं और वाइफ है। मदर को एम से लिख दिया, फादर को एफ से, वाइफ को डब्ल्यू से। इनका हिस्सा कितना है, 1/6। ये कितना है, 1/6। और ये कितना है, 1/8। अब कोई मुझे बताएगा कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। जिन लोगों को एलसीएम लाना नहीं आता हो मुझे साढ़े क्लास के बाद कॉल कर लें। 24। 24। अब 1/6 की जगह पर कितना आएगा, इस 6 से हम किसको कट करेंगे, 24 को। कितनी आ जाएगा ये, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 से कट करेंगे 24 को, 8 या 24, 3 आ जाएगा। यानी जो तर्का था पूरा, उस तर्के में से 4 और 4 8, और 3 कितना हो गया, 11। 11/24 कौन ले जाएगा, जो कि जबिल फ्रूज है। अब इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो किसका होगा, बेटा और बेटी का होगा। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही, यानी रेसिडुअरी। अब इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है शेयर लेफ्ट, बचा है किसके लिए, फॉर सन एंड डॉटर के लिए। एस का मतलब सन, डी का मतलब डॉटर। ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आर। तो हमारे पास जो टोटल था, टोटल में से यानी होल में से, पूरे में से माइनस कर दीजिए टोटल शेयर ऑफ किसको, जेड एफ को, जबिल फ्रूज को। तो एक में से कितना माइनस करना है हमें, 11/24, 11/24। कितना आंसर आएगा इसका भाई, कोई बताएगा। ये 24 आ जाएगा। एक की जगह पर क्या लिखा जाए, 24। 24 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11। 11। ये कितना हो जाएगा, 13/24। यानी ये वो माल है जो कि रेसिड्यू है, बचा हुआ है, जो बेटा बेटी में तकसीम होगा। तीसरे स्टेप का दूसरा पार्ट है कि बेटा और बेटी की निस्बत कितनी है। इसको हम बोलेंगे रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। उर्दू में लिखना चाहेंगे तो बेटा और बेटी की निस्बत कितनी है, तो इसकी जो निस्बत है वो S:D बराबर 2:1, ये बेटा और बेटी की निस्बत हो गई। तीसरा स्टेप है इसके अंदर एडिशन ऑफ रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, यानी बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़। एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ
सन एंड डॉटर, यानी बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़। तो बेटी की निस्बत 2 है, बेटी की 1 है, बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। यानी जो 13/24 है, इसके 3 डिवीजन किए जाएंगे और उसमें से 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 का जो डी स्टेप है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह क्लास के बाद इसको अपलोड कर दिया जाएगा। शेयर ऑफ सन, यानी बेटे का हिस्सा निकाला जा रहा है, तो इसका फार्मूला होगा आर, यानी बचा हुआ माल, जो माल बचा था 13/24, इसकी गुणा कर दी, मल्टीप्लाई कर दी रेशियो ऑफ सन से, यानी बेटे की निस्बत। आर का मतलब बचा हुआ माल, रेशियो ऑफ सन का मतलब बेटे की निस्बत, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। इसका क्या मतलब हुआ? बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़। तो बचा हुआ माल कितना है हमारे पास? 13/24। 13/24। बेटी की निस्बत कितनी है? 2। और निस्बतों का जोड़ कितना है? 3। तो यहाँ पे कोई नंबर किसी से कट सकता है या नहीं कट रहा है? 24 और 2 कट जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये ऊपर 1 हो गया, तो 13 की मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, 13 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया, कितना आ गया? 36 आ गया। इसी तरीके से बेटी का भी निकालिए, यानी शेयर ऑफ डॉटर। शेयर ऑफ डॉटर, जो चीज़ समझ नहीं आए पूछते रहिए, क्योंकि कल इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगा इसी पैटर्न पे, और सब ने होमवर्क करना, जमा करना कंपलसरी है, जो लोग सीखना चाहते हैं और किसी को सिखाना चाहते हैं। रेशियो ऑफ डॉटर, रेशियो ऑफ डॉटर, बचा हुआ माल मल्टीप्लाई गुणा कर दिया गया बेटी की निस्बत, और नीचे वही बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर, एस एंड डी लिख दिया। बचा हुआ माल कितना है? 13/24 है। बेटी की निस्बत कितनी है? 1 है, और निस्बतों का जोड़ 3 है। यहाँ पे कुछ कटेगा क्या? क्या आंसर आएगा आखिर में? 13। यहाँ से कट कुछ भी नहीं रहा, और 24 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये वो हिस्से थे जो कुरान करीम में क्लियरली लिखे हुए थे। अल्लाह ताला चाहता तो ये इसका भी मैथमेटिक्स लिख देता, बेटा और बेटी का, तो कुछ हमें होमवर्क करने के लिए दिया गया है। तो ये हिस्से हमने निकाले आर वाले। तो आर वाले जो हिस्से निकल के आए, केवल उतना पढ़ लेना, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उससे 2:1 से मसला हल नहीं होगा। एक तरीका शरीयत ने सिखाया है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जो है 1/6, 1/8, 1/6, 8 जो है, ये फ्रैक्शनल शेयर्स हैं। इनसे हमने काउंटिंग नंबर निकालने हैं कि कितने नंबर में डिवाइड होना है। तो यहाँ से बेटा और बेटी का जब निकाला, तो इसके भी फ्रैक्शनल शेयर्स यहाँ से निकल आए। अब सबके शेयर्स निकल चुके हैं, सबको एक साथ इकट्ठा कर दीजिए, यानी स्टेप नंबर 4 जो कि फाइनल स्टेप है। स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए। स्टेप नंबर 4 का मतलब हो गया टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से जो पहले से प्री डिफाइंड थे या जो आपने कैलकुलेट करके निकाले हैं। मदर का हिस्सा पहले से मौजूद था, फादर का भी मौजूद था, वाइफ का भी मौजूद था, प्री डिफाइंड था। सन का और डॉटर का आपने हिस्सा निकाला है। माँ का हिस्सा कितना था? 1/6 था। वालिद साहब का कितना था? 1/6 था। वाइफ का हिस्सा कितना था? 1/8 था। बेटे का जो हिस्सा निकाला है आपने, 13/36 निकाला है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। बेटी का जो हिस्सा आपने निकाला है वो 13/72 है, 13/72 है। इसका एल्शियम कितना आएगा, कोई बताएगा भाई?
जिन लोगों को एलसीएम नहीं आता हो, प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप मेरे से क्लास के बाद पूछ सकते हैं। एलसीएम कितना 72। आएगा? 72 आएगा। 72 आएगा। 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये भी 12 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और यहाँ पर कितना आएगा? 2। सन की जगह पर कितना आएगा? फाइनल आंसर यहाँ पे कितना लिखें? 13/36 की जगह पे यहाँ पे क्या नंबर आएगा? कोई बताएगा भाई? 26। 26। एक ही की आवाज़ आ रही है और किसी की नहीं आ रही है। तो 36 दूनी 72, 13 दूनी 26 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13। क्या इसको जोड़ते हैं तो ऊपर 72 आता है या नहीं? चेक करें जरा। चेक करें भाई, कितना आता है कि नहीं आता? 72 या कम आता है? जी 72 आता है। किसी ने ऐड किया? जी एग्जैक्टली 72 आता है। ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है? 40,000 रुपये बचे थे, उसको डिवाइड करना है। तो शेयर ऑफ इनहेरिटर्स इन अमाउंट निकालना है। हमें सिर्फ 6 मिनट और चाहिए, 5-6 मिनट आपके। शेयर ऑफ इनहेरिटर्स इन अमाउंट, अमाउंट में निकालना चाहते हैं। तो 1 शेयर का जो अमाउंट होगा, 1 शेयर का जो अमाउंट होगा वो बराबर होगा इनहेरिटेंस अमाउंट। इनहेरिटेंस अमाउंट हमने कितना निकाला था अभी? 40,000 रुपये। और नीचे हो जाएगा टोटल डिवीजन कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का जो अमाउंट है वो कितना है? 40,000 रुपये है। टोटल डिवीजन कितने हो रहे हैं? टोटल डिवीजन हमने ऊपर से देखने हैं। ये वाले टोटल डिवीजन है। ये तो एलसीएम की वैल्यू है, ये हेल्प कर रही है आपको। ये केवल है, ये वैल्यू हमें हेल्प करती है इनको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो 72 है, 72 आपने यहाँ पे रख दिया। एक अमाउंट कितने का आया? कोई बताएगा मेरे को? 1 शेयर अमाउंट कितने का आया? कैलकुलेटर ओपन कर लें कोई भी। 555.555। 555.555। 5। ये 1 शेयर का अमाउंट आया। अब 72 जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के पार्ट हिस्से किए जाएंगे, जब हस्बैंड की डेथ हुई है तो माँ को कितने हिस्से जा रहे हैं? 12। फादर को भी 12 जा रहे हैं, वाइफ को 9 जा रहे हैं, बेटे को 26 हिस्से जा रहे हैं और बेटी को 13 जा रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर इन अमाउंट हो जाएगा। मदर को कितने मिलेंगे? 12 × 5 5 5 5। फादर को कितना मिल रहा है? सेम मिल रहा है। वाइफ के कितने हिस्से हैं? वाइफ को जा रहे हैं 9, 9 हिस्से जाएंगे। तो 9 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। सन को कितने हिस्से जा रहे हैं? 26 शेयर हिस्से जा रहे हैं उसको। एंड डॉटर को कितने जा रहे हैं? 13 जा रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आता है? 12 से मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। 666.67। 666 6 6 6 पॉइंट 7। सिक्स सेवन ये भी 6666667 हो जाएगा। वाइफ को कितना जाएगा? 4999.99। 4999.99। 99। सन को कितना जा रहा है? 1441433। 1444। 444। 1444। जी। नहीं, कुछ और गड़बड़ हो रहा है, देखें। इतना कम कैसे जाएगा? वन डबल वन है? ट्रिपल फोर डबल वन है? नो नो। 1444? नहीं जी। नहीं, गलत हो रहा होगा। अच्छा, 26 शेयर है।
और कोई कैलकुलेट करें, और कोई कैलकुलेट करके बताए भाई कितना आ रहा है सन का। सारे लोग पार्टिसिपेट करें भाई। 26 की मल्टीप्लाई से करें कितना आएगा। 4 4 से वो। हम्म। 4 4 से। 14,444. 4 4 4 टाइम्स है, राइट। Yeah. दैट्स राइट। कितना है फ्रैक्शन, डॉट के बाद कितनी वैल्यू आ रही है। 43। 43। 13 का कितना आ रहा है, डॉटर का कितना आ रहा है। 13 से मल्टीप्लाई करें। 7,222,215. 7,222,215। अब इसको जरा ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा टोटल। क्या ये अराउंड 40,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कीजिए। तो ये प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का, आसान है, टफ नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। कुछ रूल्स हमें याद करने हैं, इंशाल्लाह 3.5 महीने के अंदर सारे रूल्स याद हो जाएंगे। कैलकुलेट करके बताएं कितनी वैल्यू आ रही है। जी कितना आया। 39999.88. 99.88. 9888। जी 88। ठीक है, जो भी आया 0.0 का डिफरेंस है, जो भी है 2 का। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। जो भी क्वेश्चन है, आप मेरे से कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्लास का टाइमिंग यही है, 9:30 से 10:30। अगर कुछ लोग स्विच करना चाहते हैं किसी दूसरे बैच में, तो 11 से 12 भी क्लास ली जा सकती है जुमे के दिन। लेकिन अक्सर होता क्या है, 11 से 12 में कुछ लोग कभी आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। 9:30 से 10:30 का बैच ऐसा होता है कि इसमें सारे लोग फारिग हो जाते हैं। और रमज़ानों के अलावा ये से इसी टाइम पर क्लास होती है और ये बैच कंटिन्यू चलता है। तो कोई अगर रिवाइज भी करना चाहता है इसमें तो रिवाइज भी कर लेता है। दिन में लोगों को काम लगे रहते हैं, बट अगर फिर भी दिन में कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन पंक्चुअल रहना चाहते हैं, सिंसियर रहना चाहते हैं, तो ये टाइम भी दिया जा सकता है फ्राइडे के रोज़। किसी के कोई सवालात हों तो वही कर सकता है, या फिर मेरे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। 9871481152, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो गई है। आज तो अभी अपलोड अगर हो जाती है तो देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको, कल मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ दिल्ली हूँ, परसों इंशाल्लाह फिर मैं इसको अपलोड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, एक छोटा सा ही सवाल है कि आपने कफन दफन की बात की है, तो अगर बाय चांस बच्चे इस पर राजी ना हो कि अब्बू की तड़के में से पैसा लेकर हम कफन दफन करें, बल्कि हम तो अपने पैसों से करेंगे, कोई और बात नहीं, उमूमन यही होता है, कर तो सकते फिर क्या कोई, किया जाए। कोई बात नहीं है, किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल भाई। मुफ्ती साहब ने सवाल पूछा था, चलेगा क्या। मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक, इंशाल्लाह ठीक। हाँ ठीक है, अभी कॉल कर लीजिए। असल में सर मसला ये था कि हम लोगों की इतनी इंग्लिश कम आती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक काम करें, 11 बजे से 12 बजे का बैच बना लें अपना। कुछ उलमा इकराम को जोड़ लें, तो मैं 11 से 12 में जुमे के दिन आपकी अलग से क्लास। ठीक, इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमारे 2 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं इसमें, आपकी इस क्लास में, उनको भी मैं समझता हूँ समझ में नहीं आया होगा। इंग्लिश का जो स्टेप नंबर 3 4 और 5 है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, 11 से 12 में अगर आपके मदारिस के बच्चे अगर आ जाते हैं और पंक्चुअल रहते हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन एक आ रहा है दूसरे दिन दूसरा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैं क्लास ले लूँगा बिल्कुल इंशाल्लाह, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक, इंशाल्लाह। ओके, कोई दिक्कत ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक सर। है, क्लास। सलाम। सर, मेरा एक सवाल है। जी फरमाएं। जी, ये मुनासिब नहीं लगेगा आपको। जी।
कि हाँ, हेलो। जी अब बात तो हो रही थी ना। अब एक औरत कर रही लड़की, उसकी बारे से। जी फरमाए। जी मेरा सवाल ये था कि मरने वाले यानी कि फादर का खर्च इतना है कि किसी को हिस्सा नहीं मिलना, तो फिर क्या होगा? किसी को जो मरने वाले हैं, मतलब मर्द जो जिसकी मौत हो, मतलब जिसके हस्बैंड मरने के बाद किस, हाँ हस्बैंड की, डेथ हो हाँ गई। हस्बैंड के डेथ हो गई ना। अच्छा, हम्म, हस्बैंड का इतना कर्जा है कि हम्म, किसी को कुछ हिस्सा ही नहीं मिलना। अब कर्जा में इतना कुछ मतलब कि इसका पूरा पैसा उसी में लग जाएगा, कर्ज में चला जाएगा, तो फिर हिस्सा किसी को नहीं मिलना। और बिल्कुल। हिस्सेदार कहते हैं कि हमें हिस्सा चाहिए, तो फिर कैसा होगा इसका मामला? देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर ड्राइव किया गया है। उलमा इकराम ये कहते हैं कि ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है। जो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में सारा काम होगा। कफन दफन किसी ने, हो सकता है किसी पड़ोसी ने, किसी ने भी कर दिया हो, लेकिन कर्ज कोई पड़ोसी अदा नहीं करता जनरली। तो जो कर्ज है दूसरे नंबर पे कर्ज की अदायगी की जाएगी। अगर उसके ऊपर इतना कर्ज है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स को बेचने के बाद उसका कर्ज अदा हो जाता है या नहीं हो पा रहा है, आपके पास फिर भी रह जाता है, तो अगर रह जाता है तो वो उन लोगों के जिम्मे आता है जो उसके वारिस हैं। अगर वारिस हिस्सा ले सकते हैं तो अपने वालिद का या उसका जो कर्ज है वो भी उनके जरिए आपके पास अदा किया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं और उनके पास अभी वो कोई 5वीं क्लास में है, कोई दूध पीता बच्चा है, तो वो कहाँ से अदा करेंगे? तो जो आपके पास प्रॉपर्टी थी उसको बेचने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, तो हो सकता है किसी का आ, से कम कर्ज लिया गया हो, किसी से ज़्यादा कर्ज लिया गया हो, तो उनका हम रेशियो देखेंगे कि उन कर्ज देने वालों का रेशियो कितना था। तो जो प्रॉपर्टी से जो उसकी वैल्यू निकली होगी, अमाउंट निकला होगा, उन लोगों को उस रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये शरीयत का फैसला है। तो जी इसी यहाँ पे किसी वारिस को हिस्सा नहीं मिल सकता इसमें से। पहले कर्ज की अदायगी की जाएगी। अब मसला ये है कि यहाँ पर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये इस चीज़ को नाफिज करे, क्योंकि अक्सर लोग जब शरीयत को मानते नहीं तो फिर कुछ भी करें। शरीयत का रूल ये है कि कर्ज की अदायगी की जाए। अब लोग मारने के लिए तैयार नहीं है तो फिर शरीयत तो कुछ नहीं कर सकती है, और उसका हिसाब किताब तो मरने के बाद ही होगा फिर। शरीयत का रूल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन तब होना है जब विल नहीं हो सकती है, लेकिन ये कर्ज है तो कर्ज की अदायगी की जाएगी। सारा पैसा कर्ज की अदायगी में अगर निकल गया तो फिर वारिसीन के लिए कुछ भी नहीं बचा। जी क्योंकि यही सर सवाल मैं था मेरा। जी 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 ये इसी कहना चाह सवाल रहा से था एक कि और ये। एक सवाल है। जी जी, जी जी। अगर साहेब औलाद में से सिर्फ लड़की एक साहेब औलाद है जो बाप का खर्च अदा कर सकती है, क्या वो उसको अदा करना चाहिए या फिर इसकी अदायगी लड़कों पर आती है? भाई देखें, ये तो एक सवाब का काम है। एक वाल अगर मेरे वालिद साहब की डेथ होती है और मेरे पास पैसा पैसा है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने वालिद साहब का सारा कर्ज अदा कर दूं। ये तो अपनी विल के ऊपर है, आप कितना रिवॉर्ड चाहते हो मरने के बाद। अगर कोई दूसरा भाई नहीं दे रहा है, लड़की जितना दे सकती है वो उतना दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारा देना चाहती है सारा दे सकती है। जी टिकट कलर टर्मिनोलॉजी। कुछ पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब? ये क्लास खत्म करें। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, ये जो साहिबा पूछ रही थी आपसे सवाल, हम्म। ये सारा अमाउंट जो छोड़ा है तर का, वो इसी में खत्म हो गया कर्जे में। हाँ, कर्ज में खत्म हो गया तो वारिसीन में तकसीम हाँ, नहीं तो होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप है, अगर पहले में ही खत्म खत्म वो खत्म हो जाए कफन दफन में, तो जो है कर्ज भी नहीं, ये अपने पास से अदा करेंगे, उसके तरके में से नहीं। तो हाँ, अगर फिर यहाँ खत्म हो गया डेबिट में, जो अमाउंट यही खत्म हो गया उसका, तो फिर आगे जो है वसीयत नाफिज नहीं होगी। हम्म। तरका तो बाद में आएगा ना, तो ये मुरतब है हाँ तरतीब के साथ। हाँ, वही सवाल था इनका। तो उनका ये था भी हाँ, वही था। दूसरा कर देता है तो फिर कर्ज जो है, जी जी। कर्ज की अमाउंट आपके पास इतनी है कि तो मुश्किल है, फिर कहाँ से करेंगे, फिर जीरो हाँ, बच। तरके से पूरा नहीं हो रहा, तो जो वारिसेन है वही कर्ज अदा करेंगे उसका। हमारे साथ में मुफ्ती साहब भी हैं बीच में, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ मुफ्ती हजरात भी आते रहेंगे, तो इस सबकी निगरानी में इंशाल्लाह क्लासेस हो रही हैं। मैं सर यहाँ सिराजी पढ़ाता हूँ। मदरसा भी रहकर। चलिए इंशाल्लाह फिर जो है अगले उसमें क्लास में अगले जुमे में मुलाकात होगी। बीच में इंशाल्लाह सबको होमवर्क दे दिया जाएगा। उनको होमवर्क इसी जी ग्रुप में जी। डाला जाएगा। अगर कोई इस ग्रुप में नहीं है
और उन्होंने आज जी जी। पहली बार ज्वाइन किया है, तो वो मुझे मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ताकि मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूं। क्लास सर को मैं ख़त्म ग्रुप कर। में ज्वाइन नहीं हूँ, कहाँ भेजूँ मैसेज, किस हाँ पे ठीक है, भेजना? आप मुझे कॉल कर फ़ोन कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह ठीक, ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये करो टर्मिनोलॉजी लिखवाएंगे।